Good morning everyone. Now I have to describe you the historical background of our constitution which is essential for our constitution to know the history of our constitution, what is happening in our history for judiciary. Firstly, the British period began with the advent of East India Company in India in the year 1600, right? 1600 के अंदर जो ब्रिटिश लोग थे, मतलब एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए ट्रेडिंग, वो हमारे इंडिया के अंदर आए थे। ठीक है, उसके अंदर क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा ऑफिशियल टाइटल जो था, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियन। जो लंदन के मर्चेंट्स थे, ये उनका ऑफिशियल टाइटल था, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, राइट। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो ब्रिटिश क्वीन थी वहाँ की एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने दिसंबर 31 को 1600 को उन्हें थ्रू चार्टर ग्रांट कर दिया था, जिसके अंदर उनको क्या मिल गया था कि वो इंडिया के अंदर जाके अपनी अच्छे के लिए, गुड होप के लिए वो अपना इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। वो एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। सबसे पहले हमें मतलब चार्टर क्या होता है। दे हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न ऑन द चार्टर। चार्टर होता है जैसे कि एक हमें किसी भी कंपनी, किसी या सिटी को एक राइट मिल जाता है कि तुम लोग वहाँ जाकर, तुम्हें प्रिविलेज है, यू कैन डू योर ऑन बिजनेस, यू कैन डू योर व्हाट यू वांट। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश क्वीन जो एलिजाबेथ थी, उन्होंने उन्हें चार्टर के थ्रू उन्होंने पूरी तरह से उन्हें कंफर्म कर दिया था, यू हैव टू गो। ओके, फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने 1601 के अंदर गवर्नर और कंपनी, उन्होंने परमिशन लेनी शुरू कर दी अच्छी गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में आना शुरू कर दिया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया कि कैसे हमने चलाना है, कैसे हम अच्छी गवर्नमेंट को चला सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ अ टाइम द कंपनी इस्टेब्लिश, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, जो उस टाइम की प्रेसिडेंशियल थी, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था अंडर अ प्रेसिडेंट एंड काउंसिल कंपोज्ड ऑफ द सर्वेंट ऑफ द कंपनी। सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट तो किया जा रहा था जो प्रेसिडेंट और काउंसिल के अंदर, लेकिन वो जो सर्वेंट्स थे, जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे, वो कंपनी के ही थे। ठीक है, वो ब्रिटिशर ही थे, उन्होंने इंडिया को आने देना ही नहीं था। लेकिन जो सबसे पहली सेटलमेंट हुई थी, कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश शुरू करनी थी, तो इनकी फर्स्ट सेटलमेंट हुई थी वो सूरत के अंदर हुई थी और 1612 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई अब हमारे भारत के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बना। वो उसके अंदर क्या था, कैलकाटा के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी बैठी थी जिसको कहा जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ये बनाई गई, वो रेगुलेट करती थी कंपनी को भी कहाँ, पूरी इंडिया की टेरिटरी के अंदर। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाई गई जिसको गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा गया था, जो रेगुलेट कर रही थी कंपनी की पूरी जो कंपनीज आई थी ट्रेडिंग के लिए, पूरी टेरिटरी को वो सब कुछ रेगुलेट करेगी। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कंसिस्ट किया था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4 काउंसलर। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर उन्हें एक था गवर्नर जनरल और एक था काउंसिल ऑफ 4 काउंसलर। इसके अंदर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ये प्री का क्वेश्चन है, लॉर्ड वान हास्टिंग, और जो इसके काउंसलर्स थे उनके नाम हैं क्लेवरिंग, मॉनसेन, बाउवेल एंड फ्रांसिस, वर नेम्ड इन द एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये इसके काउंसलर्स थे 4, और जो मेन फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वान हास्टिंग थे। उसके बाद जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उन्होंने कहा, इस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने कहा तुम बनाओ, अपने रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ, अच्छे के लिए बनाओ, अच्छे से तुम उसको फॉलो करो गवर्नमेंट के लिए, अपनी इंडिया की टेरिटरी के अंदर कोई चक्कर नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी कैलकाटा के अंदर। जो ये सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश की गई थी कैलकाटा के अंदर, वो की गई थी बाय द रॉयल चार्टर ऑफ 1774। इसके फिर क्या हुआ, जो एक्ट था 1774 का, उसने मेयर कोर्ट को अबोलिश कर दिया, जो प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर पहले इस्टेब्लिश हुआ करती थी, जो चार्टर एक्ट 1726 के अंदर आई थी। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको जो फिर बाद में इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय द हाई कोर्ट, जो इस्टेब्लिश किया गया अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इस जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे बनी गई थी, उसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। लेकिन वो लोग कौन थे, जो इंग्लैंड के ही थे और आयरलैंड के अंदर जिन्होंने 5 ईयर मतलब प्रैक्टिस की हुई थी एज अ लॉयर, वो लोग वहाँ पे आए थे। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीफ जस्टिस था वो था सर एलिजा इम्पे, वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ओके, उसके बाद जो ये सुप्रीम कोर्ट थी उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाने लगा। इसके अंदर क्या कि सारे सिविल, क्रिमिनल, एडमिरलिटी, एथलेटिक जुरिस्डिक्शन इसको प्रोवाइड की गई। इट वाज टू हैव अ बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेंट जुरिस्डिक्शन, वो पूरी तरह से दी गई थी एपिलेंट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इट इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट। ये था हमारा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर आता है पिट इंडिया एक्ट 1784। ये वाला जो एक्ट था इसी को द ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है। जो एक्ट था द पिट इंडिया एक्ट 1784, उसको ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है, जो इंट्रोड्यूस किया गया था कंपनीज़ की गवर्नमेंट के लिए एट होम एज वेल एज अ मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर। जो कंपनी की गवर्नमेंट थी उसके खुद के लिए भी और जो इंडिया के अफेयर्स थे उसके लिए भी। जो ये एक्ट था उसको रिकॉग्नाइज किया गया कंपनीज गवर्नमेंट एट होम एंड क्रिएटेड द ड्यूल अथॉरिटीज़, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक साइड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कंपनीज़ की गवर्नमेंट को बनाया गया था। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी दोबारा से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके अंदर गवर्नर जनरल और 3 अदर काउंसलर्स आए थे, पहले 4 थे फिर 3 आ गए। वन ऑफ दैम वाज टू बी, उनमें से एक क्या होगा, कमांडर इन चीफ होगा, जो कंपनी की फोर्सेस वाले पार्ट को चलाएगा। ठीक है, उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। इसने पूरी तरह से ये सेंट्रलाइजेशन ले आया। इसके अंदर लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर जो थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास आ गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, एक लॉ मेंबर एडिट किया गया था टू द गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर। फर्स्ट मेंबर जो था वो था लॉर्ड मैक्यूले, वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर who presided over the first Indian Law Commission entrusted with the task of drafting the laws for India। लॉर्ड मैक्यूले पहला लॉ मेंबर ऐसा था जिसने पहली इंडियन लॉ कमीशन को पूरी तरह से प्रिजाइड करा था, उसका एक ड्राफ्ट किया था, उसको ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी पूरे इंडिया के लॉज को। फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है, द कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, वो उस टाइम आए थे। वो किसकी वजह से आए थे, लॉर्ड मैक्यूले की वजह से आए थे। इट इज़ आल्सो प्रिकॉशन। उसके बाद हमारा चार्टर एक्ट आया 1853। इसने बहुत अच्छा स्टेप लिया। इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग ही कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ था, अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडिया वाज टू बी क्रिएटेड। पहली बार इस चार्टर के अंदर ऐसा हुआ कि सेपरेट से काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई जो 12 मेंबर्स की थी। देयर वर टू बी पहले गवर्नर जनरल, दूसरा कमांडर इन चीफ, फिर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर, फिर 6 एडिशनल मेंबर्स जो थे वो इसके अंदर बैठे गए थे। उनको वोट के और इसके अंदर वो वहाँ पे वोट डालेंगे जहाँ पर लेजिस्लेटिव पर्पस आएगा। ये 12 के 12 मेंबर वहाँ पे क्रिएट किए गए इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा जो लॉ मेंबर थे वाज फुल फ्लैश्ड मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल हु कुड हैज वो सिट एंड वोट एट द मीटिंग हेल्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव पर्सन एज वी हैव मेंशन अबव। उसके बाद आया हमारे पास चार्टर एक्ट 1853। इसी एक्ट के अंदर ही क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट्स होने लगी क्राउन के द्वारा लॉ कमीशन के अंदर। इसके अंदर क्या था, इसको सेकंड लॉ कमीशन भी कहा जाता है। सेकंड लॉ कमीशन को इंग्लिश लॉ कमीशन भी कहा जाता है। इसने पूरी तरह से शेप में लाने की कोशिश करी और जितना कि हमारा अनफिनिश्ड इंडियन लॉ कमीशन था उसको पूरी तरह से उसको पूरे शेप में लाने की कोशिश की, उसको फिनिश करने की कोशिश की, बट वो फिनिश नहीं कर पाया था। लेकिन उसने कुछ अपने कोड वगैरह लेके आया जो अभी भी हमारे लिए क्वाइट इम्पोर्टेंट है।
और जैसे मैंने पहले बताया, इंडियन पिनल कोड 1860 लॉर्ड मैक्यूली लेके आए थे अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859. द चार्टर एक्ट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद क्या हुआ, फिर फर्स्ट वार हुई इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857. जिसने क्या किया कि उन्होंने, इंडिया ने कहना शुरू कर दिया, भाई अब तो तुम जाओ, अब तुम्हारा बहुत हो चुका है, अब तुम जाओ. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 पास किया. ठीक है, इसके बाद उसने क्या किया, जो ये एक्ट था वो पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रॉम द कंपनी. उन्होंने अपनी स्मार्टनेस से क्या किया, उनको कह दिया इंडियंस को कि हम तुम्हें दे देंगे, हम जो तुम कह रहे हो हमसे सोवरेनिटी चाहते हो हम तुम्हें दे देंगे. उन्होंने कहा टू द ब्रिटिश क्राउन, इसने डिक्लेयर कर दिया कि पूरी तरह से कि गारंटीड कर दे कि हम तुम्हें देंगे, हमारी क्वीन तुम्हें देगी. लेकिन उन्होंने क्या किया था, उस टाइम जो क्वीन थी वो थी विक्टोरिया, वाज द क्राउन ऑफ द इंग्लैंड एट द टाइम. उन्होंने कहा कि हम तुम्हें दे देंगे, बट उन्होंने दिया नहीं था. फिर आया इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, जो पूरी तरह से ना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इंट्रोड्यूस नहीं किया उसने कोई भी चेंज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ज़्यादा इसने मतलब अच्छा रोल इसने प्ले नहीं किया. सिर्फ इसका टाइटल आ गया था, वाइसराय आ गया था, वाज कन्फर्म्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसने एक एडिशनल वाइसराय आ चुका था. उसके बाद इसने पूरी तरह से जरूर इंक्रीज़ करने की कोशिश की गवर्नर जनरल की डिग्निटी और प्रेस्टीज को, जो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिश क्राउन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से जो गवर्नर ऑफ इंडियन एक्ट 1858 का ये काम था. उसके बाद फिर आया गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. इसने दोबारा से लेजिस्लेटिव सिस्टम को मॉडल करना शुरू कर दिया, सेंट्रल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी. फिर इसने क्या किया, वो अपना 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसने वो भी देखा, उसने रिवर्स करने की कोशिश की. फिर एट लास्ट जो ईरा ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वो आ गया हमारे इंडिया के अंदर. फिर आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉरली मीन्स रिफॉर्म्स भी कहते हैं. इट इज़ वेरी पॉपुलरली एक्ट. इसके अंदर क्या हुआ था, जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का सेंटर और प्रोविंशियल लेवल दोनों के ऊपर बढ़ा दिया गया. पहली बार ऐसा हुआ जो इंडियन था, एक इंडियन को ऐड किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ऑफ द गवर्नर जनरल. जो फर्स्ट इंडियन इसके अंदर ऐड किया गया था वो था सर SP सिन्हा, वाज द फर्स्ट इंडियन एडेड टू द काउंसिल. ठीक है, उसके बाद जो ये एक्ट है वो एनलार्ज करता है अपनी, उन्होंने सबसे पावर और फंक्शंस बढ़ा दिए काउंसिल्स के. उन्होंने कह दिया अभी डिस्कस करने, बजट डिस्कस करने शुरू कर दिए, क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों के लिए क्या होना चाहिए. देन इसके बाद जितने क्वेश्चंस लोग पूछ रहे थे उनके आंसर देने शुरू कर दिए. मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स डील्ड अ ब्लो, मतलब एक नेशनल यूनिटी लाना चाहते थे वो लोग. द एक्ट ऑफ 1909 फर्स्ट टाइम उसने क्या किया, एलिमेंट ऑफ कम्युनल क्लास इलेक्टोरल्स लेके आए, बहुत कुछ लेके आए. लेकिन जो ये एक्ट 1909 का उसने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया गवर्नमेंट के करैक्टर के अंदर. कोशिश तो बहुत करी थी लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको वो करने नहीं दे रहे थे. रिफॉर्म सर्व्ड एज, इसके बाद रिफॉर्म्स का क्या नतीजा हुआ, क्लास अगेंस्ट क्लास, कम्युनिटी अगेंस्ट कम्युनिटी होगी. ठीक है, इससे क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन फिर दोबारा से इंडियन सेटिस्फाई नहीं हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन से. फिर उन्होंने कहा कि हमें कहाँ अपनी सेल्फ गवर्नमेंट मिली, हमें मिली ही नहीं. फिर क्या हुआ, एक बहुत सारे वो बने, जो ये था मिस्टर मोन्टेगू, वो ये कहाँ बने, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर उसकी उन्होंने हिस्टोरिकल डिक्लेरेशन कर दी. उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस जो हैं ये सब इंडियंस के अंदर आने चाहिए. फिर ऑन अगस्त 20, 1970 ही डिक्लेयर, इसने कॉमन हाउस ऑफ कॉमन उसने डिक्लेयर कर दिया. इसके अंदर उसने कहा कि उसकी मेजेस्टी, उसकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताई उसने, और पूरा कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू द भी इनको डेवलप सेल्फ गवर्निंग डेवलपमेंट के लिए उसने बहुत कुछ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन किए. उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. उसके बाद उसने इस पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल was draft and which was passed
into the Government of Indian Act 1909, which we discuss in our next video. And this is the Indian Council Act 1909. ये कुछ हिस्ट्री थी हमारे इंडियंस की जो क्वाइट इम्पोर्टेंट.